Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. This is Vipin here. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार आप लोगों को हिस्ट्री की स्पेशल सीरीज दी जा रही है जो कि आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक, तो क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है कि मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से ये प्रॉमिस करता हूं, उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल लर्नोपीडिया के साथ बने हुए हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स, जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, सब क्लियर होंगे अगर आप लर्नोपीडिया चैनल के साथ बने हुए हैं तो। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो कि हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का, इसके 4 पार्ट कवर कर लिए हैं और उन 4 पार्ट्स में जो टॉपिक्स हमने कवर किए, चलिए एक बार उनको देख लेते हैं कि एक्चुअली वो टॉपिक थे कौन कौन से और इस पर्टिकुलर पार्ट 5 में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था डिफिनीशन ऑफ नेशनलिज्म, फ्रॉम वेयर इट कम एंड व्हाई। ठीक, नेशनलिज्म का मतलब क्या एग्जैक्टली, ये आया कहां से था और इस क्यों आया था। ठीक, ये हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था एज एन इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट जो हमारा था, उस सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जैसे प्लेबिसाइट क्या है, इथोपियन क्या है, इसके बाद एब्सोल्यूटिज्म क्या है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जाना था, 1789 में इसकी स्टोरी, इमीडिएट कॉज, एवरीथिंग हमने कवर किया था और यही एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसको लैंडमार्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन इस टाइम के पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं हुआ नहीं था। तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवॉल्यूशन भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कहते हैं और यही वो रिवॉल्यूशन था जिसने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट किया था और इसलिए क्रिएट किया था कि सारे के सारे जितने भी अदर स्टेट्स हैं वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश करें और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करें। ठीक, तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, ये भी हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था और नेशन स्टेट की डेफिनेशन को भी देखा था। अर्नेस्ट रेनन ने भी एक डेफिनेशन दी थी, वो भी हमने देखा था। ठीक, पार्ट थर्ड में हमने क्या किया, कवर किया। पार्ट थर्ड में हमने उन सभी प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स को देखा जिसको आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस की सोसाइटी में, ताकि फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक कॉमन कलेक्टिव सेंस, एक कॉमन आइडेंटिटी का कलेक्टिव सेंस क्रिएट हो सके। ठीक, जो फ्रेंच पीपल्स थे उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का क्या कहते हैं, एक कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट हो सके, इसीलिए आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पर्संस ने कुछ प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स को वहां पे इंट्रोड्यूस किया था या इंप्लीमेंट किया था। अब फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी आप किन्हें कह सकते हो, तो फ्रांस में आप रिवॉल्यूशनरी उन पर्संस को कह सकते हो जिसने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया था और नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया था। अब उनको आप कॉमन स्टेट, कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन पीपल्स कह लो, थर्ड स्टेट के पर्संस, चाहे आप कह लो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर। ठीक, सब रिवॉल्यूशनरी थे क्योंकि सभी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और इन्हीं लोगों ने वो रिवॉल्यूशन को एक स्टार्टअप दिया था। ठीक, चौथे पार्ट में हमने कवर किया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, फैक्ट थोड़ा बहुत, और इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया था उसके पॉइंट्स को देखा और क्यों इंट्रोड्यूस किया था ये देखा। ठीक, अब जो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप ये पर्टिकुलर टॉपिक, और एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। ठीक, एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या थी, न्यू मिडिल क्लास क्या थी, ये टॉपिक, और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये दो पर्टिकुलर टॉपिक हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने जो क्या कहते हैं 4 पार्ट्स जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, अगर आपने उन 4 पार्ट्स को नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उन 4 पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जाइए पहले उनको देखिए, उसके बाद ही पार्ट 5 आप लोग कवर करिएगा। एक और चीज बता दें, ये चैप्टर एक्चुअली में है बहुत बड़ा, तो नंबर ऑफ वीडियोस में, नंबर ऑफ सीरीज में इस पूरे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। ठीक, तो जाइए उन पार्ट 4 को देखिए, तब आकर फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो 2 टॉपिक्स हैं आपके, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास।
ठीक, तो जाइए उन वीडियोस को देखिए, उन चारों पार्ट्स को, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो को और मेकिंग ऑफ नेशनल यूरोप को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जो टॉपिक हम कवर करने वाले थे इस पार्ट 5 में, वो पहला टॉपिक था मेकिंग ऑफ नेशनल्स इन यूरोप। देखो यूरोप कोई एक छोटा सा स्टेट तो था नहीं, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था। अब पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लाइफस्टाइल को, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले लोग रहते थे। तो उनके बीच में एक पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस कैसे डेवलप्ड हो, इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था पूरे के पूरे यूरोप में, तो उन सभी के बीच में एक पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस डेवलप करना कोई आसान बात नहीं था। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ओके, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, देयर वाज अ बिग डाइवर्सिफिकेशन इन यूरोपियन एम्पायर, द डाइवर्सिफिकेशन इथनिक कंपोजिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी आर। देखो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर आपके दो पर्टिकुलर रीजन से मिलकर बना हुआ था, एक ऑस्ट्रिया और एक हंगरी। आगे देखते हैं, टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड और बोहेमिया, इन सभी जगहों पे जो लोग रहते थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इसके बाद कह रहा है लोम्बार्डी और वेनेटिया में जो लोग रहते थे वो लोग इटालियन लैंग्वेज स्पीक करते थे। इसके बाद हंगरी में आधे से ज्यादा लोग मैगर बोलते थे और आधे से ज्यादा लोग जो थे वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो जब पूरे के पूरे यूरोप में डिफरेंट प्लेसेस में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था कि डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले लोग थे, तो आखिर में कैसे इनके बीच में एक पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस क्रिएट होगा। इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी एक ओनली रीजन था जिसने इन सभी लोगों को पॉलिटिकल यूनाइट किया था, और वो रीजन केवल यही था कि मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को पूरी तरीके से रिमूव करना है और नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश करना है। ठीक, याद रखिएगा, इतना ज्यादा पूरे के पूरे यूरोप में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले लोग रहते थे। इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी इनके अंदर जो पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस था वो कैसे डेवलप हुआ, तो केवल एक ओनली रीजन था। एनसीईआरटी बुक में भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है इस टॉपिक के लास्ट लाइन में कि वो केवल ओनली रीजन था जिसने इन सभी को पॉलिटिकली यूनाइट किया, और वो रीजन यही था कि ये सभी चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप से ये मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को खत्म किया जाए और एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किया जाए जहां पे सभी पर्सन्स के पास इक्वल राइट्स हो, किसी भी पर्सन्स के पास बर्थ से प्रिविलेजेस ना हो। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हो। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो चलिए देखते हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास के पर्सन्स कैसे पर्सन्स थे, वो किन आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, और न्यू मिडिल क्लास के पर्सन्स कैसे पर्सन्स थे और वो किन आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, हमने द मेकिंग ऑफ नेशनल्स इन यूरोप टॉपिक कवर कर लिया। मैंने आप सभी से बताया कि पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही थी, पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था उनकी लैंग्वेजेस को, उनके कल्चर्स को लेकर कि पूछे नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग पॉलिटिकली यूनाइट हुए। तो उनके पॉलिटिकली यूनाइट होने के पीछे केवल एक ओनली रीजन था, और वो यही रीजन था कि वो सभी चाहते थे कि ये राजा महाराजा वाले सिस्टम को खत्म किया जाए और एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किया जाए जहां पे सभी पर्सन्स इक्वल हो। ठीक, तो देखते हैं अब सेकंड टॉपिक, एरिस्टोक्रेसी क्लास के पर्सन, जो भी लोग मतलब जो नोबेलिटी फैमिली से, जो राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते थे वो एरिस्टोक्रेसी कहे जाते थे, और जिन लोगों ने रिवोल्यूशन किया था, जो कॉमन पीपल्स थे, उनको न्यू मिडिल क्लास कहते थे। ठीक, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अब देखिए एरिस्टोक्रेसी के बारे में क्या कह रहा है, द क्लास ऑफ पीपल्स फॉलो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी। ये लोग कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, और ये लोग आपके न्यू मिडिल क्लास के पीपल्स लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। ठीक, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी कैसी है, कंजर्वेटिज्म विचारधारा, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग पुरानी रीति रिवाजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल कस्टम्स में वो ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक, और लिबरल आइडियोलॉजी के लोग, खुली विचारधारा के लोग, ये चाहते हैं कि सोसाइटी एक मॉडर्न आइडियाज पे बेस्ड हो। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं,
कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी का मतलब ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी हमेशा की तरह ऐसे ही बनी रहे जहां पे राजा महाराजा हो और प्रजा वगैरह हो, ठीक। लेकिन जो लोग न्यू मिडिल क्लास पर्संस थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ये चाहते थे कि ये राजा महाराजा वाला सिस्टम ना हो, ना तो कोई राजा हो ना ही कोई प्रजा हो, सोसाइटी में रहने वाले पीपल सारे इक्वल हो, ठीक। तो ये था। अब देखिए सेकंड, सोशली एंड एरिस्टोक्रेसी का देखिएगा। सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेट पोजीशन इन यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। सोशली देखा जाए या पॉलिटिकली देखा जाए, अरिस्टोक्रेसी ने पूरे के पूरे यूरोपियन सोसाइटी पे अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रखा था, मतलब अपनी हुकूमत को स्थापित कर रखा था पूरे के पूरे यूरोप सोसाइटी में, अब वो चाहे सोशली हो चाहे पॉलिटिकली हो। और यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास का देखें तो न्यू मिडिल क्लास ने सोशली पॉलिटिकली वर्किंग क्लास, ये लोग वर्किंग क्लास पीपल्स थे, इनका कोई भी डोमिनेशन स्टैब्लिश नहीं था, ये लोग बस वर्क करते थे, जितनी भी अर्निंग होती थी उससे अपना सर्वाइवल, अपने लिवलीहुड गुजारते थे, ठीक। आगे, they use French language for diplomacy and united because of their families were often connected by ties of marriage, ठीक। जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास के पीपल्स थे, मतलब कि राजा महाराजा लोग, ठीक है, ये लोग डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, टैक्टिक्स को यूज करने के लिए, या आप कह सकते हैं कूटनीति का प्रयोग करने के लिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। और कहीं ना कहीं जितने भी नोवेल्टीज फैमिली के लोग थे, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव थे, ठीक है, शादी विवाह के संबंधों से लेकर ये एक दूसरे के रिलेटिव हुआ करते थे और इनके बीच में यूनिटी ज्यादा थी, ठीक। अब मिडिल क्लास में देख लेते हैं यूनिटी किस बात को लेकर थी। तो मिडिल क्लास पर्संस वर एजुकेटेड एंड यूनाइटेड फॉर एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस, ठीक। ये लोग यूनाइटेड थे शादी ब्याह के संबंध से और कह सकते हो कि अपनी डिप्लोमेसी और टैक्टिक्स को लेकर। लेकिन मिडिल क्लास आपका जो यूनाइटेड था वो केवल इसलिए यूनाइटेड था कि उसको एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस को एबॉलिश करना था, और वो सब पढ़े लिखे और एलाइड ग्रुप के पर्संस थे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि एरिस्टोक्रेसी क्लास में कौन पीपल्स थे, ठीक, और आपके न्यू मिडिल क्लास में कौन पीपल्स थे। अरिस्टोक्रेसी क्लास के पीपल्स कंजर्वेटिज्म विचारधारा को फॉलो करते थे, न्यू मिडिल क्लास के पीपल्स लिबरल विचारधारा को, लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये पार्ट 5 था, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और डिफरेंशिएट बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब जो अपकमिंग टॉपिक आएगा उसमें हम अपकमिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे नेशनलिज्म लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, नेशनलिज्म लिबरल का मतलब क्या है, कस्टम यूनियन या ज़ोल्वरिंग जिसे कहते थे उसका मतलब क्या है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन था। इसके बाद आप कह सकते हो कंजर्वेटिज्म सोसाइटी आफ्टर 1815, जिसमें ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में जानेंगे, ठीक। तो अपकमिंग वीडियोस में वो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में है उनका इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल लर्नोपीडिया के साथ। तब तक के लिए बाय, बी सेफ, बी केयर।